हेलो फ्रेंड्स, 8 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है मोदी टारगेट्स पाकिस्तान एट G20। तो G20 समिट अभी रिसेंटली हुई एट हैम्बर्ग जर्मनी। तो हमने डिस्कस किया था G20 के बारे में लास्ट। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करें वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस G20 समिट में क्या स्टेटमेंट्स दिए। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली टारगेट किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को, स्पेसिफिकली LET लश्कर-ए-तोयबा और JEM जैश ए मोहम्मद, जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं और इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक ही उनका एजेंडा है। जैसे अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखो, इस्लामिक स्टेट है, अल कायदा है, इवन हक्कानी नेटवर्क जो ये अफगानिस्तान को टारगेट करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नाम भले अलग है पर इनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो इन सब के अगेंस्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सारे नेशंस को साथ में आना होगा। तो वो G20 नेशंस को भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको मिलके इनके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। उन्होंने 11 पॉइंट एक्शन एजेंडा सामने रखा है कि इसके लिए हमको सजेशंस दिया है कि लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जो है वो एक्सचेंज करनी चाहिए, कि हम एक दूसरे के यहाँ जो टेररिस्ट है बेस्ड है उनका एक्सचेंज इजीली हो सके, एक्सट्रेडिशन हो सके, इवन लीगल प्रोसेस जो है जैसे एक्सट्रेडिशन का वो सब इजीली हो सके, और इनके जो फंड्स है और इनको जो वेपन सप्लाई मिलता है उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो वो ये भी एक सजेशन दे रहे हैं कि जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसी तरह और एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, एक्सप्लोसिव्स एक्शन टास्क फोर्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ सजेशन है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि FATF क्या है, फिर हम एक्सप्लोसिव एक्शन टास्क फोर्स भी सही से समझ पाएंगे। तो FATF जो है ये एक्चुअली G7 नेशंस ने इनिशिएटिव लेके बनाया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश्ड इन 1989। तो G7 जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। तो अब ये G8 बन गया था आफ्टर 1991 में, जब सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, तो G8 हो गया था। अब फिर से रशिया इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, तो अब फिर से ये G7 ही हो गया है। तो यहाँ ये FATF बनाया गया 1989 में, और ये स्टैंडर्ड्स रखते, मेनली इनका टारगेट है, FATF का टारगेट है कम्बैट करना, मीन्स फाइट करना अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग। तो ये दो मेन एजेंडाज है, मतलब वो एक्चुअली इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस देते हैं, जो रिकमेंडेशंस वो रिवाइज भी करते रहते हैं। तो ये रिकमेंडेशंस को सारे मेंबर स्टेट्स को अग्री करना होता है और इसमें कोऑपरेट करना होता है। तो वही है FATF का मेन फंक्शन है कि वो टेररिस्ट को जो फंड्स मिल रहे हैं उनको चोक कर सके, उनको ब्लॉक कर सके, वो उनको ना पहुंचे। तो इसीलिए मेनली रिक्वायरमेंट ये है कि KYC नॉर्म्स फॉलो किए जाए, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो ये स्ट्रिंजेंट KYC स्टैंडर्ड जरूरी होते हैं इसके लिए, और ये होना, इम्प्लीमेंट करना विथ कंप्लायंस। तो इसीलिए इंडिया का मॉडल भी एक स्टडी के लिए लिया गया, क्योंकि इंडिया में भी KYC नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं विथ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स एज सच। तो KYC वो इजीली कंप्लाई भी होते हैं, और जो ये रिक्वायरमेंट है नो योर कस्टमर वो भी फुलफिल होती है। तो ये FATF के बारे में है। तो ऑन दिस सेम लाइंस प्राइम मिनिस्टर अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि एक्सप्लोसिव्स एक्शन टास्क फोर्स बनाना चाहिए। तो ये एक्सप्लोसिव्स एक्शन टास्क फोर्स जो होगा, ये जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको फंड्स नहीं पहुंचने देते टेररिस्ट को, उसी तरह ये उनको आर्म्स नहीं पहुंचने देना चाहिए उनको। तो ये डेडली आर्म्स सप्लाई जो टेररिस्ट को पहुंचते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको एंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये रिकमेंडेशन दिया यहाँ पे। तो ये है। फिर इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था कि चाइना इंडिया की बायलैटरल मीट यहाँ पे नहीं होने वाली ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, लेकिन एक फॉर्मल हैंडशेक और कन्वर्सेशन हुआ ऑन द साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट। यहाँ पे फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल मीटिंग हुई है। फिर अगला न्यूज आइटम है आफ्टर बिहार रेड्स BJP अवेट्स बिग क्रैक इन ग्रैंड अलायंस। तो ये एक्चुअली CBI रेड हुई अभी रिसेंटली अगेंस्ट लालू प्रसाद यादव, हिज वाइफ एंड हिज सन्स। तो इस रेड में यहाँ पे 12 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे रेड्स की गई, क्योंकि ये केस था जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे फ्रॉम 2004 टू 2009। तो उस टाइम पे उन्होंने जो एक टेंडर अवार्ड किया था फॉर होटल डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। ये होटल थी यहाँ पे रांची और पुरी में, यहाँ पे जो होटल प्राइवेट कंपनी को दी गई, तो इसके अंदर इरेगुलरिटीज थे, यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व था। तो इस करप्शन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी CBI ने रेड कंडक्ट की। हालांकि 2 दिन पहले ही बिहार के BJP लीडर ने यहाँ पे सुशील मोदी ने कहा था कि ये जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट है बिहार में, तो ये एक्चुअली कोalition गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है JDU,
जनता दल यूनाइटेड, और लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये दोनों का कोalition यहाँ पे इवन कांग्रेस के साथ ये महागठबंधन बना है, और इन्होंने 2015 असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो उसमें अब यहाँ पे दरार लाने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं, और उन्होंने 2 दिन पहले ही बात की थी कि जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स है, लालू प्रसाद यादव के बेटे, वो एक्चुअली उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस के एलिगेशन है। तो अब इनके ऊपर सीबीआई रेड भी कंडक्ट की गई और केस रजिस्टर किया गया। तो ये न्यूज है। तो वही है, नीतीश कुमार एक्चुअली उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा रखा था तो वो करप्शन के अगेंस्ट थे, लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट थे, पर अब कोalition में गवर्नमेंट बनी है। इवन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के टाइम पे भी हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को फेवर किया, मिस्टर कोविंद को। तो वो सब यहाँ पे पॉलिटिक्स भी साथ में इन्वॉल्व है। तो वो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है आधार नॉट टोटलिटेरियन सेंटर। तो ये एक्चुअली आधार के ऊपर जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे, तो ये केस में जो पेटिशनर्स है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि आधार अगर मैंडेटरी किया जाता है फॉर वेलफेयर स्कीम्स, तो उसमें यहाँ पे वही नहीं, इवन बाकी सब स्कीम्स के लिए भी जो आधार मैंडेटरी किया गया है, जैसे पैन कार्ड लिंकेज मैंडेटरी किया गया है, तो इससे गवर्नमेंट को कंप्लीट कंट्रोल मिलता है कि आधार हर चीज से, बैंक अकाउंट से, पैन कार्ड से, आपके टैक्सेशन से, वेलफेयर स्कीम से, आपकी सारी डिटेल्स जो यहाँ मिलती है। इवन वेरिफिकेशन के लिए अगर आधार मांगा जाता है तो आपके मोबाइल फोन रिकॉर्ड सारे सब आधार से जब लिंक्ड होते, तो विथ अ नंबर, जो आधार नंबर है उससे गवर्नमेंट आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते है। तो वो पॉइंट यहाँ पे पेटिशनर्स रख रहे इस आर्ग्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आधार की वजह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट बन जाएगा, मतलब जिसका फुल कंट्रोल है, सारे सिटीजन, स्टेट्स के सारे नेशनल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। तो जैसे जॉर्ज ऑरवेल, ये ऑथर है, उनकी एक फेमस नॉवेल है, उसमें जैसे ये बिग ब्रदर स्टेट का इमेजिनेशन किया गया था, फिक्शन नॉवेल है, तो वैसा ही हम आधार की वजह से इंडिया में बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स अटॉर्नी जनरल ने कंप्लीटली आर्ग्यू किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आधार टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ जाने के लिए स्टेप नहीं है। और एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। अगर आधार मैंडेटरी, अगर आधार है, अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो भी वो वेलफेयर स्कीम्स का उनको फायदा मिलना चाहिए, तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वही कहा है कि आप आधार के लिए अप्लाई करो, भले अप्लाई होते रहे, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि सारे जो नेशनल्स है वो आधार के अंदर आ जाए। तो यहाँ कंसर्न्स उठते हैं राइट टू प्राइवेसी के, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर की गवर्नमेंट कितना इंफॉर्मेशन हमारे बारे में जान सकती है, तो वही कंसर्न्स है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी पे रूलिंग दी है। तो अब अगर नई रूलिंग इसको रिवाइज करना है तो इसके लिए लार्जर बेंच चाहिए। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार स्कीम इसके ऊपर रूलिंग देने के लिए, वंस एंड फॉर ऑल करने के लिए, इसको एक्चुअली 9 जज बेंच को प्रोबेबली इसके ऊपर रूलिंग देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुद ही कहा ये एक पॉइंट है। प्लस इवन और एक जो कंसर्न है आधार के रिलेटेड है वो सिक्योरिटी कंसर्न, कि एक तो गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट उसको कैसे यूज करेगी, वो एक कंसर्न है। प्लस और एक कंसर्न है कि अगर ये गवर्नमेंट के हाथ से लीक हो गया या कैसी भी हैक हो गया, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा ऑन कंप्यूटर्स, तो अगर ये कहीं से ये अगर किसी रॉन्ग हैंड्स में आ गए तो फिर क्या, व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा। तो वो सारे कंसर्न्स यहाँ पे है आधार के रिलेटेड। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गंगा स्टेटस। तो ये एक्चुअली हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर था मार्च 2017 में, जब उन्होंने लीगल पर्सन स्टेटस दिया रिवर्स गंगा और यमुना को। तो एक्चुअली ये इंटरनेशनल प्रेसिडेंट था, जो इंटरनेशनल न्यूज में आया था। ये 15 मार्च 2017 में एक्चुअली न्यूजीलैंड ने वांगानुई रिवर है उनकी, उसको लीगल एंटिटी स्टेटस दिया था कि ये लीगल पर्सन है, ये खुद केस कर सकते किसी के अगेंस्ट, ऐसा ह्यूमन एंटिटी स्टेटस उनको दिया गया था। तो इसके बाद हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सिमिलरली गंगा और यमुना रिवर्स को लिविंग एंटिटी स्टेटस दिया। मतलब कि कोई भी अगर रिवर गंगा यमुना को पोल्यूट कर रहा है तो उनको वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो एक ह्यूमन को हार्म करने पे पनिशमेंट मिलती है, अगर ह्यूमन को तकलीफ पहुंचाने पे पनिशमेंट मिलती है। तो ये उसका एसेंस था। इसके लिए उन्होंने गंगा एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड भी एस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। ये एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट केस नहीं है कि लिविंग एंटिटी स्टेटस दिया गया है किसी रिवर के लिए, फर्स्ट केस था ऑफकोर्स, पर पहले भी ये प्रेसिडेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम आइडल
उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या केस है, जो अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस है, जो वो डिस्प्यूट केस में उन्होंने रामलला को एक लीगल राइट्स दिए और इनके ऊपर रूलिंग की थी। तो ये 3 पार्ट में जो डिवीजन का ये ऑर्डर था, तो ये वो यहाँ पे इस केस में उनको लीगल स्टेटस दिया गया था। 1 पार्ट वाज फॉर रामलला। तो ये एक प्रेसिडेंट भी है इंडिया में खुद। और इसके अलावा जो यहाँ पे अभी न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट वर्डिक्ट पे स्टे ऑर्डर दिया है। तो ये स्टे ऑर्डर क्यों आया है तो वो हम समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसका लीगल पर्सन स्टेटस का इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि अगर कोई भी इसको हार्म इंजर करता है तो उनको लायबिलिटी मिले होगी कि उन्होंने एक ह्यूमन को जैसे हार्म इंजर किया है। और इसके लिए इवन इलाहाबाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पेरेंट्स डिक्लेयर किए थे कि इस रिवर के पेरेंट्स कौन हुए। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी एंड एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड, इन दोनों को लीगल पेरेंट्स डिक्लेयर किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये रिवर को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके, और रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज को भी। तो ये इसके ऊपर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर गंगा और यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज अगर लीगल एंटिटी स्टेटस है और ये लीगल पेरेंट्स है, तो ये चीफ सेक्रेटरी मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ही हुआ एक हिसाब से, एडवोकेट जनरल। तो अगर इन रिवर्स में फ्लड्स होते हैं और उस वजह से ह्यूमन कैजुअलिटीज हो जाती है, ह्यूमंस की डेथ्स हो जाती है, तो क्या इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो पेरेंट्स है उन्होंने ये ह्यूमन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर डैमेजेस के सूट्स फाइल किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस लीगल पर्सन स्टेटस के ऊपर एक स्टे लगा दिया। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है A hardy millet yields its genetic code। तो ये मिलेट जो है रागी या फिंगर मिलेट जिसे कहा जाता है उसके बारे में है। तो ये रागी मिलेट का पूरा जेनेटिक कोड सीक्वेंस किया गया है बाय कर्नाटकाज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स। तो ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है कि रागी का जेनेटिक कोड सीक्वेंस किया गया, जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुआ है, मतलब पूरा जीन्स जो है उनका पूरा सीक्वेंस बनाया गया है। तो इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी जीन्स है जिसकी वजह से रागी ड्रॉट रेजिस्टेंट है, कौन सी जीन्स है जिसकी वजह से रागी में न्यूट्रिशन रिच है, रागी में लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, तो ये न्यूट्रिशन रिच माना जाता है। ये इवन डायबिटिक्स लोगों के लिए प्रेफर किया जाता है। प्लस ड्रॉट रेजिस्टेंट तो है ही, मतलब इसको ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इवन राजस्थान में काफी ज्यादा क्रॉप, लैंड एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रॉप एरिया राजस्थान में है। इवन कर्नाटका अगर कल्टिवेशन में देखा जाए अमाउंट ऑफ रागी कल्टिवेटेड, तो उसमें कर्नाटका लीड करता है। तो ये रागी के बारे में है। तो इसके ऊपर ये 4 ईयर प्रोजेक्ट था, 4 साल का प्रोजेक्ट था इसको सीक्वेंसिंग करने का, और ये सीक्वेंस किया गया। ये रागी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम अफ्रीका, वेस्टर्न युगांडा और इथियोपिया में ये वाइल्ड स्पीशीज थी। इसको डोमेस्टिकेट किया गया वहां से, और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ अराउंड 3000 BC में। तो तब से ये यहाँ ग्रो किया जा रहा है। तो ये दोनों की जीन्स अगर पता चल गए कि ड्रॉट रेजिस्टेंस किससे आता है और न्यूट्रिशन रिचनेस किससे आती है, तो यही जीन्स फिर इनकॉर्पोरेट किया जा सकते हैं। तो वही रिसर्चर्स कह रहे, साइंटिस्ट कह रहे कि इस इंफॉर्मेशन जेनेटिक सीक्वेंसिंग की वजह से अभी फर्दर रिसर्च से और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें ड्रॉट टॉलरेंस हम राइस और व्हीट में भी ला सकते हैं स्पेसिफिक जीन्स ट्रांसफर करने से। तो ये सारी पोटेंशियल है यहाँ पे। तो ये है रागी के बारे में। तो ये फर्स्ट सीक्वेंसिंग है रागी का इन द वर्ल्ड, और वही है। तो ये जो है ड्रॉट टॉलरेंस आता है, और दूसरा है इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और न्यूट्रिशन क्या है, व्हाई इज रागी न्यूट्रिशियस? तो रागी में लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है। तो ये लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स का क्या मतलब होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे दिया गया है ग्लाइकेमिक इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं वो कितना जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है खाने के बाद। तो अगर हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स है अगर कोई फूड का, तो वो कार्बोहाइड्रेट फूड जल्द आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जल्दी। और लो, मीडियम, हाई ऐसे ग्लाइकेमिक इंडेक्स होते। तो रागी इज इन लो एंड दैट इज गुड। लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स इज गुड फॉर हेल्थ। तो वही है, अगर हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड है तो ये अवॉइड करना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंट्रल लैब्स मोट ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच टू टेस्ट मलेरिया वैक्सीन। तो ये न्यूज है रिगार्डिंग वैक्सीन्स डेवलपमेंट। तो एक्चुअली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक मीटिंग होने वाली है
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग कहा जा रहा है इसको, एथिक्स मीटिंग होने वाली है। अब ये क्यों एथिक्स मीटिंग होने वाली है हम डिस्कस करेंगे तो समझेगा। तो एथिक्स मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले हैं फिजिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबल है क्या कि हम इंडिया में ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स कर सके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। अब ये क्या होते हैं ये समझना चाहिए। तो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स ये करना चाहते हैं फॉर दीज मलेरिया वैक्सीन स्पेसिफिकली। तो ये दो वैक्सीन कैंडिडेट्स है, एक है फैल्सिपैरम मलेरिया और एक है विवैक्स। ये दो वैक्सीन का ये जो वैक्सीन डेवलप की गई है बाय न्यू दिल्ली बेस्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डिजीजेस के लिए जो वैक्सीन डेवलप की गई है इनका टेस्ट होना है। तो अब जनरली जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है? तो वैक्सीन होती है वो इस पैरासाइट का एक एटेन्यूएटेड मतलब वीक किया हुआ, मतलब कमजोर किया हुआ एक वर्जन होता है। तो ये वीक स्ट्रेन जो होता है ये पैरासाइट का वो इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन से दिया जाता है इन द ह्यूमन बॉडी। तो एक हेल्दी ह्यूमन को जब ये दिया जाता है तो ये वीक स्ट्रेन के अगेंस्ट भी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो एंटीबॉडीज डेवलप करने से हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटाइज हो जाती है इस पैरासाइट से। तो जब एक्चुअल पैरासाइट अटैक होता है तो हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज होती है और वो स्ट्रेंथन होकर हम वो इम्यून सिस्टम हमारा उनसे फाइट कर सकते हैं। तो वैक्सीन का बेसिक फंडा ये होता है। अब जो वैक्सीन नई डेवलप की जाती है तो वो वैक्सीन का पहले ट्रायल होता है एनिमल्स पे। तो उन पे एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है कि ये सेफ है कि नहीं, क्या इसके और कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो एक सेफ्टी उसकी चेक की जाती है और एफिकेसी मतलब इसका बेनिफिट है कि नहीं, ये वैक्सीन से वो डिजीज प्रिवेंट होती है या नहीं। तो ये एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। एनिमल्स पे टेस्ट होने के बाद ये ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होते हैं। तो ह्यूमंस पे फिर ये मतलब वहां पे सेफ्टी एफिकेसी प्रूव हो गई एनिमल्स पे, फिर ह्यूमंस में ट्रायल किए जाते हैं। तो वहां पे देखा जाता है ह्यूमंस पे भी के जिसको क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। तो ये इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो मॉलिक्यूल डिस्कवर करो, वैक्सीन कैंडिडेट डिस्कवर करो, फिर उसके बाद पूरे ट्रायल्स करने होते हैं, उसके बाद इसको मार्केट में लाया जाता है, अप्रूवल मिलता है, रेगुलेटरी अप्रूवल, फिर मार्केट में आता है। तो वो ह्यूमन ट्रायल्स में भी सारा देखा जाता है, एफिकेसी ह्यूमंस में भी इसकी एफिकेसी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसके बाद इसको सारा स्टडी किया जाता है, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अप्रूवल के बाद। तो अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स क्या हो गए कि विदाउट एनिमल ट्रायल्स डायरेक्टली ये ह्यूमन पे करना चाहिए। और ये क्यों ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन ट्रायल्स होने चाहिए डायरेक्टली ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। तो इसीलिए अब आपको समझा ये एथिक्स मीटिंग इसको क्यों कहा जा रहा है। और ये एथिक्स मीटिंग एक्चुअली होने वाली है नवंबर 2017 में। तो ये इशू प्रोमिनेंट रहने वाला है फॉर सम टाइम। तो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि कई बार जो हम ड्रग्स बनाए जाते हैं उसके बाद इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, और उसके बाद वो ड्रग फेल हो जाता है। तो पूरा जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है वो पूरा मनी वेस्ट हो गया। तो ये एक पॉइंट वो रख रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। तो वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है तो क्योंकि वो ड्रग नहीं था सही, तो इसीलिए मनी वेस्ट हुआ। तो उस गलत ड्रग को अगर आप डायरेक्टली ह्यूमंस पे लाओगे तो यू कैन इमेजिन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ये एक चीज है। दूसरा रीजन जो दिया जा रहा है इसके लिए वो ये है कि कई बार एनिमल्स पे जो टेस्ट किए जाते हैं, कई ड्रग कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि एनिमल्स में उनका रिस्पॉन्स अलग होता है। डिजीज का ही मैनिफेस्टेशन डिजीज जैसे होती है तो एनिमल्स में जब वो डिजीज होती है तो अलग उसका प्रोसीजर होता है, और यहाँ पे ह्यूमंस पे उसको अलग से वो अफेक्ट करती है ह्यूमंस को। तो इसीलिए वो अब एनिमल्स ट्रायल्स का इतना रेलेवेंस नहीं होता है, पर थोड़ा तो रेलेवेंस होता है। तभी तो एनिमल्स पे पहले किया जाता है फिर ह्यूमंस पे किया जाता है, तो कुछ तो सेंस होता है उसमें। तो वही है। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट्स देके वो कह रहे हैं कि रेलेवेंस भी वो नहीं होता है, डिजीज मैनिफेस्टेशन अलग होता है, इसीलिए भी वो ह्यूमंस पे डायरेक्टली करने का एक सजेशन दिया जा रहा है। तो इसको कह रहे कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल अप्रोच। तो ये अप्रोच ऑफकोर्स सब वैक्सीन के लिए, सब स्ट्रेन्स के लिए नहीं हो सकती, पर जो स्ट्रेन्स के लिए हो सकती है वो ये करना चाहिए कि नहीं, वो इंडिया में होना चाहिए नहीं, उसकी फिजिबिलिटी वो ये डिस्कस करेंगे इस एथिक्स मीटिंग में। तो ये न्यूज है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी ये किया गया, इसको ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये चैलेंज ट्रायल्स ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है टाइफाइड वैक्सीन के लिए, इवन नीदरलैंड अफ्रीका में वो किया जाता है। तो वो ये एग्जाम्पल्स भी सामने लाए जा रहे हैं। तो ये वैक्सीन का पूरा ट्रायल का जो होता है प्रोसीजर
नॉर्मल प्रोसीजर वो यहाँ मेंशन किया गया कि सेफ वैक्सीन कैसे बनाया जाए। तो इसका पूरा एक्सप्लोरेशन होता है, प्री क्लिनिकल स्टेज पे उसको सेफ्टी उसकी देखी जाती है, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद मैन्युफैक्चर होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल का भी हमेशा ध्यान रखा जाता है बाद में। तो ये है। और यहाँ पे जो ये है चैलेंज ट्रायल्स, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं अब्रॉड, उसके एग्जांपल्स दिए गए। तो इवन वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप किया गया था एडवर्ड जेनर इन 1796, वो था फॉर स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी ह्यूमन ट्रायल से हुआ, मतलब उन्होंने ये वैक्सीन डाली ऑन गार्डनर्स सन, और उन्होंने उनके गार्डनर के बेटे पे ये वैक्सीन ट्राई करके उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप किया। तो ऑफकोर्स ये तो फर्स्ट वैक्सीन था, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल हुआ ही था यहाँ पे। फिर और भी वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि यूएस आर्मी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कोलैबोरेट करके भी ये मलेरिया ड्रग का वैक्सीन ट्रायल, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किया था ऑन प्रिजनर्स, कैदियों पे। तो ये एग्जांपल है, बाकी और भी एग्जांपल्स है कि कॉलेरा के लिए वगैरह ये यूके में भी ये रिसर्च की गई है। तो इस ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में जो जरूरत है सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है कि हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स चाहिए इसके लिए, और ये हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कि इसके ऊपर एनिमल टेस्ट भी नहीं किया गया है, पूरे रिस्क के बारे में उनको पता होना चाहिए और वो अपना कंसेंट दे, हामी भरे, तो ये ट्रायल हो सकती है। ऑफकोर्स ये वॉलंटियर्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये गरीब लोग होंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे रिस्क को भी। तो ये सब पॉइंट्स है यहाँ पे। प्लस अगर कोई एडवर्स सिनारियो डेवलप होता है, उनको कोई गलत रिएक्शन हो जाता है, तो उसका इफेक्ट भी वो बैकट्रैक कर सके, ये भी उनके पास एवेन्यूज होने चाहिए, ये पॉसिबल होना चाहिए। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है नीलगिरीज पेल टाइगर एंड एबेरेंट जेनेटिक म्यूटेशन। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे एक व्हाइट टाइगर जैसा पेल टाइगर का एक इमेज लिया गया जो सोशल मीडिया पे काफी इसको स्प्रेड किया गया है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहे, जो यहाँ पे रिसर्चर्स है वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक एबेरेंट जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है, गलत जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और इसका कोई कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस नहीं, कंजर्वेशन वैल्यू नहीं है इसका। और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से वो कैमोफ्लेज भी नहीं इजीली हो पाएंगे, वो जल्दी से दिख जाएंगे, तो ये उनको लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये वो कह रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें इधर सबसे ज्यादा वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन पाया जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, एंड ऑफ कोर्स इंडिया का भी सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इसी रीजन में है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया स्टिल एजी अबाउट इन फ्लाइट वाईफाई। तो ये एक्चुअली सिविल एविएशन सेक्रेटरी कह रहे कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया यही दो कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी एयरक्राफ्ट में अवेलेबल नहीं होती, इंटरनेट फैसिलिटी वाईफाई से। तो ये एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज इसको अलाउ नहीं कर रहे अभी तक, उनके कंसर्न से, टू द एक्सटेंट दैट अगर इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट भी अगर इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई हो रही है तो उनको अपनी वाईफाई सर्विसेज बंद करनी होती है क्योंकि अलाउड ही नहीं है इंडिया के ऊपर। तो वही है। तो यहाँ पे सिविल एविएशन सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज यूनिडायमेंशनल हो रही है, मतलब एक ही नजरिए से सोच रहे, सिर्फ सिक्योरिटी एंगल से, बट ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एंगल इज इम्पोर्टेंट, वही उनका मेन काम है। तो ये कहा जा रहा है। तो ये एक स्टेप्स गवर्नमेंट चाहती है कि इन फ्लाइट वाईफाई होना चाहिए। प्लस दूसरा एक पॉइंट रखा जा रहा है रिगार्डिंग उड़ान स्कीम। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसके अंदर जो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है उनको भी रिवाइव किया जा रहा है। तो इन एयरपोर्ट्स पे भी अब सिक्योरिटी जो होगी उसके ऊपर वो कह रहे हैं सिविल एविएशन सेक्रेटरी कि ये सिक्योरिटी यहाँ पे जो होगी वो एयरपोर्ट स्पेसिफिक होगी। वो कह रहे हैं कि हम 100 सिक्योरिटी पर्सनल तो नहीं लगा सकते, अगर ये स्मॉल एयरपोर्ट्स पे खाली 30-40 पैसेंजर्स है तो उनके लिए 100 सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब कि वो खर्चा दिखा रहे हैं यहाँ पे फिर से कि फाइनेंसेस जो है वो यहाँ पे कितना लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग, अगर एक CISF कांस्टेबल को डिप्लॉय करना है एयरपोर्ट पे तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया पर मंथ खर्चा होता है। तो इसका पूरा बर्डन जो है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे होता है। तो वो यहाँ पे वो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को भी हमको बैलेंस करना होगा विथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो ये पॉइंट वो कह रहे हैं कि 115 एयरपोर्ट्स है जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में, तो यहाँ से 15 एयरपोर्ट्स है सिर्फ 115 में से जो प्रॉफिट कर रही है, बाकी सब लॉस में है। और इसका मेन बर्डन जो है वो सिक्योरिटी है, जो उनका ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है जिसकी वजह से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी वही दिक्कतें आ रही है। तो ये वो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो कंसर्न से रेज हो रहा है।
अब बाकी ये जो है CISF यहाँ पे न्यूज में आया है, तो हमको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो आर्म्ड सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेज है, तो ये जो मेजर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है वो यहाँ मेंशन्ड है। असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP जो अभी रिसेंटली हमने इंडिया चाइना में डिस्कस किया था, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, फिर NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। तो ये सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करती है। हालांकि IPS जो इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है ऑल इंडिया सर्विस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, पर फंक्शन वो स्टेट के अंदर ही करती है, तो वही है। तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ये इंडिया चाइना बॉर्डर को सिक्योरिटी देते हैं। और जो अब न्यूज में आया यहाँ पे CISF, तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वो प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, इंक्लूडिंग जैसे हमने देखा एयरपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको ये सिक्योरिटी देते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है साइप्रस यूनिटी टॉक्स कोलैप्स। अब ये साइप्रस जो है ये छोटा सा आइलैंड है इन मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इसका हिस्ट्री भी है वो यहाँ दिया गया है। न्यूज ये है कि यहाँ पे साइप्रस जो आइलैंड है वो डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, ग्रीक सिप्राइट और टर्किश सिप्राइट। तो ये 1974 से यहाँ पे ये जो डिवीजन हुआ है पॉपुलेशन का, तो ये डिवाइडेड आइलैंड को यूनाइट करने के लिए, रीयूनिफाई करने के लिए टॉक्स चल रहे थे। और ये पिछले 2 सालों से ज्यादा हो गए टॉक्स चल रहे थे। अब फाइनली यहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया कि ये टॉक्स कोलैप्स हो गए। तो अब ये टॉक्स में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो एक ये मेन उम्मीद थी कि यहाँ से इसके बाद साइप्रस आइलैंड यूनिफाई हो पाएगा, पर ये नहीं हो पाया। तो ये पूरा जो इसका हिस्ट्री है वो एक क्विक लुक देख लेते हैं हम। 1960 में साइप्रस को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम ब्रिटेन। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन ने फिर भी 2 मिलिट्री बेसेस आइलैंड पे यहाँ पे मेंटेन की है अब तक। प्लस 1963 में यहाँ पे फिर इंटर कम्युनल फाइट्स शुरू हो गए। तो ग्रीक और टर्किश सिप्राइट में ये 2 कम्युनिटीज बढ़ गई। और इसके बाद से फिर जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट जो उनके यहाँ पे थे, उनको ओवरथ्रो करने के लिए ग्रीस ने पूरा एक सपोर्टर्स, ग्रीक के एथेंस के सपोर्टर्स ने यहाँ पे उनको ओवरथ्रो करने का स्टेप्स लिए। तो ये कूप अटेम्प्ट था, इसको फाइल किया गया और बाद में टर्की ने यहाँ पे इन्वेड किया और ऑलमोस्ट 37% आइलैंड को कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे ग्रीक और टर्किश सिप्राइट्स की पूरी डिवाइडिंग लाइन बन गई है। UN यहाँ पे इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पे UN बफर जोन है। ये साइप्रस आइलैंड है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में। तो ये UN बफर जोन है, ये पूरा रीजन है टर्किश सिप्राइट है, टर्की एडमिनिस्टर करती है। ये ग्रीक सिप्राइट है, यहाँ पे साइप्रस गवर्नमेंट है जो इसको कंट्रोल करती है। तो ये ग्रीस को फेवर करते हैं। ये जो है 2 रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे UK के मिलिट्री बेसिस है ये 2 रीजन। तो यहाँ पे ये इन कॉन्टेक्स्ट भी साइप्रस यहाँ पे ये आइलैंड है। यहाँ पे और एक आइलैंड है क्रीट, ये मेडिटेरेनियन सी आइलैंड, ये जो है ग्रीस को ही बिलोंग करता है। और यहाँ पे ये आइलैंड डिवाइडेड साइप्रस। फिर अगला न्यूज आइटम है US वॉरप्लेन्स फ्लाई ओवर डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। तो US वॉरप्लेन्स और जापान एयर डिफेंस फोर्सेस, इन दोनों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की असर्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स। तो ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई ये साउथ चाइना सी में की गई। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है क्योंकि चाइना ऑलमोस्ट पूरा साउथ चाइना सी कहता है उनको बिलोंग करता है। हालांकि यहाँ पे ताइवान या चाइनीज ताइपाई जो है, इवन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हमने अभी भी डिस्कस किया था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, अगर आप याद करोगे, रिकलेक्ट करोगे, हमने दिल्ली 11 डायलॉग डिस्कस किया था। तो इस डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था। तो ये आइलैंड नेशंस, ये जो नेशंस है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन मेंबर्स भी है ये, इन्होंने डिमांड किया था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अपहोल्ड करना चाहिए, इंडिया को ये स्टैंड लेना चाहिए और US भी इसको अपहोल्ड करते हैं। और नॉट ओनली दिस, इवन चाइना, इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद चाइना ने भी कहा कि हम भी फ्रीडम ऑफ फ्लाइट को रिस्पेक्ट करते हैं और हम इसको वही मानते कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ फ्लाइट है ईस्ट चाइना सी के ऊपर भी और साउथ चाइना सी के ऊपर भी। तो हमको इसके अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये इनडिस्प्यूटेबल है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरा साउथ चाइना सी क्लेम किया है। यहाँ पे जो रीफ आइलैंड्स है, रीफ्स, कोरल रीफ्स, उनको वो बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स वो बना रहे हैं उनसे, और यहाँ पे वो मतलब मिलिट्री प्लेन्स भी वो रख सके यहाँ पे, वैसे कैपेबिलिटीज बना रहे। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे बाकी नेशंस वॉइस रेस करते हैं। प्लस नॉट ओनली साउथ चाइना सी, इवन ईस्ट चाइना सी में भी चाइना काफी रीजन्स को क्लेम कर रही है और यहाँ पे उनके डिस्प्यूट है विद जापान, ताइवान और कोरिया, साउथ कोरिया। तो ये बोथ ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूट है चाइना के, और यहाँ पे US एक्सरसाइजेस करते हैं।
तो ये यहाँ पे हमने ये पहले भी डिस्कस किया, ये 9 डैश लाइन है जो चाइना क्लेम करती है, और ये बाकी सारे नेशन जो है यहाँ पे उनके जो क्लेम्स है जो ओवरलैप होते हैं। तो ये EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो दिया जाता है अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो ये EEZ भी हमने डिस्कस किया है, तो उसके भी अगेंस्ट जाता है ये। फिर ये ईस्ट चाइना सी के बारे में भी है, तो ईस्ट चाइना में भी ये आप देख सकते हैं जापान बाउंड्री क्लेम करती है और ये चाइना का क्लेम है, तो ये ओवरलैप होता है। यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड्स है जो चाइना एडमिनिस्टर करती है, पर बोथ चाइना जो जापान एडमिनिस्टर करती है, बट बोथ चाइना एंड ताइवान उसको क्लेम करते हैं, सेनकाकू आइलैंड्स। फिर अगला न्यूज आइटम है कॉलेरा स्प्रेड्स एज वॉर पॉवर्टी बेटर येमेन। तो ये येमेन के बारे में है जो अरेबियन पेनिनसुला पे है, और यहाँ पे वॉर चल रहा है सिंस 2014। तो यहाँ पे एक्चुअली 2014 में शिया रिबेल ग्रुप है, हौथी रिबेल्स। तो ये शिया रिबेल ग्रुप ने यहाँ पे येमेन के कैपिटल सना को कैप्चर कर लिया। तो ये सना कैपिटल जब कैप्चर हो गया तो इसके रिस्पॉन्स में ये शियाज है, तो यहाँ पे सुन्नी किंगडम मतलब कि सऊदी अरेबिया और बाकी अरब कंट्रीज ने पूरा कोलिशन बनाया और यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स शुरू की, एयर कैंपेन अगेंस्ट द रिबेल्स। मतलब वो एयर से बॉम्बिंग कर रहे थे ये रीजन को। इवन यूएस ने इनको ज्वाइन किया इन मार्च 2015। तो ये एयर कैंपेन अब तक चल रहा है, और इसकी वजह से जो फाइटिंग चल रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से मोर देन 8,000 पीपल यहाँ मर चुके हैं, प्लस मोर देन 3 मिलियन यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट्स। तो ये यहाँ पे येमेन का सिचुएशन है। मतलब दोनों मुस्लिम कम्युनिटी है सब, लेकिन ये शिया है, येमेन में शिया रिबेल्स ने कैप्चर किया, और ये सुन्नी किंगडम यहाँ पे उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट भी है वो सुन्नी प्रेसिडेंट है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट ऑफ येमेन, अबेद रब्बा मंसूर हादी। तो ये हादी प्रेसिडेंट जो है, इनको सपोर्ट करते हुए ये कम्युनिटीज जो है, ये किंगडम्स, सऊदी अरेबिया, यूएस, सब उनको सपोर्ट करते हुए शिया रिबेल्स के अगेंस्ट फाइट कर रही है। लेकिन इस फाइटिंग की वजह से लोगों की मौत हो रही है, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं यहाँ पे। प्लस नॉट जस्ट दिस, जो अभी न्यूज है वो उससे भी उसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है। तो एक्चुअली अक्टूबर 2016 से हादी गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है नहीं, तो उन्होंने इवन सिविल सर्वेंट्स को पे करना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे वो सिविल सर्वेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे, तो गार्बेज पाइल अप हो रहा है। और इस वजह से जो कंटेमिनेशन हुआ है, तो वहाँ वाटर जो वेल्स है वहाँ पे वो वाटर कंटेमिनेट हुआ है, और लोगों में कॉलेरा स्प्रेड हो रहा है। तो इस कॉलेरा की वजह से यहाँ काफी सारे लोग जो है वो मर रहे हैं। तो ये काफी यहाँ पे लोगों को खाने को भी नहीं मिलता, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, और स्पेशली जो माल नरिश चिल्ड्रन है वो इसको वल्नरेबल होते हैं, और उनसे ये सफर करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो कॉलेरा एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसका इलाज इजीली हो जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलेरा इजीली ट्रीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, क्योंकि सैनिटेशन, मॉडर्न सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, वाटर सिस्टम्स आने की वजह से कॉलेरा कोई एपिडेमिक आउटब्रेक नहीं होता है, पर हम वो देख रहे हैं येमेन में हो रहा है, इवन हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये रीजन में भी है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलती है उस वजह से लोग अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज अफेक्ट होती है, और यहाँ पे कॉलेरा एपिडेमिक हो रहा है। तो येमेन में भी आप देख सकते हैं मोर देन 2,69,000 पीपल अफेक्ट हुए हैं, और एटलीस्ट ये 1,614 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है येमेन में सिंस अप्रैल 2016, जब से कॉलेरा आउटब्रेक यहाँ हुआ है। तो ये न्यूज है। येमेन का मैप भी यहाँ पे दिखाया गया है, ये सऊदी अरेबिया उनके नेबर है, और ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे क्लोज है। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ये स्ट्रेट है, मतलब वाटर बॉडी जो है ये नैरो स्ट्रिप, इसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये स्ट्रेट का नाम है बाबिल मंदब। तो ये ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और ये येमेन रीजन दिखाया गया है कि यहाँ पे कौन से टेरिटरी को कौन कंट्रोल करता है। तो ये हादी गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वो ये इस रीजन में पावरफुल है। प्लस यहाँ पे सन्ना और बाकी रीजन जो है ये हाउथी रिबेल्स के कंट्रोल में है। प्लस ये जो ग्रेइश रीजन है ये ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, और काफी सिटीज में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स भी चल रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। और ये कॉलेरा के बारे में कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं इंटेस्टाइन्स में, और इस वजह से इंटेस्टाइन्स में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है।
तो ये जो कंडीशन होती है इसको ट्रीट करने के लिए आपको मेनली तो अवॉइड करना होता है वाटर और फूड कंटामिनेटेड विथ कॉलेरा बैक्टीरिया। और ये कॉलेरा बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं जब वाटर कंटामिनेटेड है विथ ह्यूमन फीसेस, ह्यूमन वेस्ट, एक्सक्रीटा जो है, तो उससे जो कंटामिनेटेड वाटर उस वजह से ये स्प्रेड होता है। और एक पर्सन स्प्रेड होने से अगर वो कॉलेरा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते तो उस वजह से और वो फर्दर स्प्रेड होता है और एपिडेमिक भी हो जाता है। और ट्रीटमेंट, जो मेजर ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, एक तो सॉल्ट सोल्यूशन जो है डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए, डिहाइड्रेशन क्योर करने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनियस फ्लूइड्स भी दिया जा सकते हैं और एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है इसमें। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है सेबी एग्जामिनिंग सीएस लॉयर्स बोर्ड रूल्स। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। इसके चेयरमैन है मिस्टर उदय कोटक। और ये कमेटी जो है, इनको ये मैंडेट दिया गया है अमंग्स अदर्स कि ये जो लॉयर्स और सीएस को कॉर्पोरेट बोर्ड्स में, मतलब कंपनीज की बोर्ड्स में जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको उनके ऊपर पूरा एडवाइजरी ये देंगे। तो मेन चीज ये है कि यहाँ कमेटी में ही यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर्स और इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे मेंबर्स है। तो ये एक पॉइंट भी है। तो यहाँ पे वो देने वाले कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर ये अपॉइंट किए जाते हैं सीएस और लॉयर्स, तो इनका इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करना चाहिए और इनका कंपनी के फंक्शनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये कमेटी बिठाई गई है। तो ये 4 मंथ्स में अपनी रिपोर्ट देगी। फिर लास्ट न्यूज आइटम है सेंटर ईजेस मर्जर फाइलिंग नॉर्म्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में उनको जो कंपनी इनिशिएट करती है, जो भी कंपनी, उनको 30 डे टाइम पीरियड के अंदर एक एप्लीकेशन देनी होती है प्री मर्जर क्लियरेंस के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो 30 डे टाइम पीरियड है, इसको रिलैक्स किया गया है। तो अब ये एग्जाम्पशन मिल गया है कि आपको 30 डेज के अंदर नहीं देनी होगी, क्लियरेंस आपको लेना ही होगा मर्जर करने से पहले, पर उनको टाइम मिल रहा है एट एनी टाइम इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन। पर एक्विजिशन क्लोज करने से पहले और सीसीआईज अप्रूवल जरूरी है, तो एक्विजिशन कंप्लीट नहीं होगा, पर 30 डेज के अंदर का ये टाइम फ्रेम जो है वो हटा दिया गया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।